छत्तीसगढ़ की अगर आज हम बात करें तो यहां पर विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के तौर पर आज कुर्सी संभाल ली है। विष्णुदेव साय के साथ ही दो डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ले ली। लेकिन अब साय की टीम यानी कि कैबिनेट विस्तार पर रहेगी और आज चर्चा इसी मसले पर करेंगे। और कई सवाल हैं। सवाल यह कि कैसा होगा नए सीएम विष्णुदेव साय का मंत्रिमंडल। दूसरा सवाल यह कि नई कैबिनेट में किस संभाग को कितना प्रतिनिधित्व और कितनी वरीयता मिलेगी, क्योंकि संभाग के हिसाब से देखें तो सरगुजा से ही मुख्यमंत्री आते हैं, वहां से सबसे ज्यादा सीटें 14 के 14 आ गई हैं बीजेपी को। अब क्या वहां से भी कुछ और प्रतिनिधित्व दिया जाएगा? सवाल यह भी कि साय कैबिनेट में क्या सोशल इंजीनियरिंग की झलक दिखाई देगी, क्योंकि अभी हम सीएम और डिप्टी सीएम में तो ये सोशल इंजीनियरिंग देख रहे हैं। सवाल यह भी कि कैबिनेट में नए और पुराने चेहरों को क्या मौका मिल सकता है, या फिर गुजरात मॉडल की बातें बहुत हो रही है कि नए चेहरों को ही मौका दिया जाएगा। सवाल इन सब के बीच यह भी है कि सीएम के नाम की तरह क्या कैबिनेट के चेहरे भी चौंकाएंगे? इन सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले इसी से जुड़िए आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, फिर इसी पर चर्चा की शुरुआत। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जी हां, रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। विष्णुदेव साय के साथ ही अरुण साव और विजय शर्मा ने बतौर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। साय के शपथ ग्रहण में पीएम मोदी सहित बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। शपथ लेने के बाद मंत्रालय पहुंचकर विष्णुदेव साय ने कार्यभार भी संभाल लिया। आज कोई निर्णय वगैरह नहीं हुआ है। कल कैबिनेट का बैठक रखे हैं। कैबिनेट के बाद एक परिचयात्मक सेक्रेटरी जितने भी हैं हमारे, उनके साथ एक परिचयात्मक एक कार्यक्रम रखा गया है। उसके बाद प्रेस रखा गया है जिसमें आप लोगों से थोड़ी विस्तार में बात होगी। देखिए, कैबिनेट में कर चर्चा करेंगे। और वैसे तो हम लोगों ने जो मोदी की गारंटी जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है वो सब आप लोगों को मालूम ही है। कल विस्तृत चर्चा होगी कैबिनेट में। बहरहाल छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्री ने शपथ तो ले लिया, अब नजरें मंत्रिमंडल के विस्तार पर है, क्योंकि अभी साय के अलावा दो डिप्टी सीएम ने ही शपथ ली है। नियम के मुताबिक छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री समेत 13 मंत्री हो सकते हैं, मतलब अभी 10 और मंत्री शपथ लेंगे। ऐसे में जानते हैं कि कैबिनेट विस्तार में किस संभाग से कितने मंत्री हो सकते हैं। सरगुजा संभाग की 14 सीटों में से इस बार बीजेपी को 14 सीटें मिली हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि यहां से 3 मंत्री हो सकते हैं। वहीं बिलासपुर संभाग की 24 में से 10 सीटें बीजेपी को मिली है और यहां से 3 से 4 मंत्री बनने की चर्चा है। वहीं दुर्ग संभाग की 20 में से 10 सीटें बीजेपी को मिली हैं, यहां से भी 2 से 3 नाम चर्चा में है। वहीं रायपुर संभाग की 20 में से 12 सीटें इस बार बीजेपी को मिली है, यहां से भी 3 संभावित नाम चर्चा में हैं। वहीं बस्तर संभाग की 12 में से 8 सीटें बीजेपी को मिली है, यहां से भी 2 मंत्री साय कैबिनेट में हो सकते हैं। तो माना जा रहा है कि साय कैबिनेट में हर संभाग में संतुलन बैठाने की कोशिश हो सकती है। बता दें कि इससे पहले पिछली सरकार यानी भूपेश बघेल की कैबिनेट में दुर्ग संभाग का दबदबा था। तब 2018 में सरगुजा संभाग की 14 में से 14 सीटें कांग्रेस को मिली थी और यहां से सिर्फ 2 कैबिनेट मंत्री थे। इसमें भी बाद में 1 मंत्री और कम कर दिए गए थे। वहीं बिलासपुर संभाग की 14 में से 12 सीटें 2018 में कांग्रेस ने जीती थी और यहां से सिर्फ 2 मंत्री बनाए गए थे। वहीं दुर्ग संभाग की 20 में से 17 सीटें कांग्रेस को 2018 में मिली थी और यहां मुख्यमंत्री समेत 6 मंत्री बनाए गए थे। वहीं रायपुर संभाग में 20 में से 14 सीटें कांग्रेस को मिली थी और यहां से सिर्फ 1 मंत्री को कैबिनेट में जगह दी गई थी। वहीं बस्तर से भी 12 में से 11 सीटें जीतने वाली कांग्रेस ने 1 ही मंत्री बनाया था। भूपेश बघेल की कैबिनेट में 5 संभागों में से अकेले दुर्ग संभाग को 50% भागीदारी मिली थी, लेकिन चर्चा है कि मौजूदा विष्णुदेव साय की टीम में सभी संभागों को प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। बहरहाल किस संभाग से कितने मंत्री हो सकते हैं ये हमने जाना। अब जानते हैं कि साय कैबिनेट में किस वर्ग से किन चेहरों को मौका मिल सकता है। तो जानकारी के मुताबिक
सामान्य वर्ग से ब्रिजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत, अमर अग्रवाल, धर्मजीत सिंह के नाम चर्चा में है। वहीं ओबीसी वर्ग से दयाल दास बघेल, अजय चंद्राकर, गजेंद्र यादव और ओपी चौधरी का नाम संभावितों में है। वहीं SC/ST वर्ग से केदार कश्यप, विक्रम उसेंडी, भैयालाल रजवाड़े, डोमन लाल कोरसेवाड़ा के नाम चर्चा में है, जबकि महिला वर्ग से गोमती साय, रेणुका सिंह और लता उसेंडी का नाम संभावितों की सूची में बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में फिलहाल मंत्री पद की रेस में कई नाम आ रहे हैं, लेकिन अब जब लोकसभा चुनाव करीब हैं, ऐसे में ये तय है कि साय की कैबिनेट में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन के गणित का पूरा ख्याल रखा जाएगा। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में नेतृत्व की कमान सवर्ण, ओबीसी और आदिवासी चेहरे को सौंपकर ये संदेश भी दे दिया है। टीम न्यूज स्टेट। तो अब ये देखना होगा कि जो पिछली सरकार में स्थिति थी, चाहे अभी हम कांग्रेस की सरकार की बात करें, भूपेश सरकार की बात करें, तो दुर्ग संभाग का दबदबा था और यहां से 6 मंत्री मुख्यमंत्री समेत आ गए थे। सरगुजा से जो 14 की 14 सीटें थी, वहां से सिर्फ 2 मंत्री थे, बाद में 1 कम कर दिया गया। तो क्या वो थोड़ी इंबैलेंसिंग जो पिछली कैबिनेट में दिख रही थी, इस बार बिल्कुल अलग रहेगा? और जो नई सरकार है, बीजेपी की सरकार वापस आई है, उसमें सोशल इंजीनियरिंग के साथ साथ संभागों को भी वरीयता दी जाएगी। इस पर बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय करा देते हैं आपसे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं बाबूलाल शर्मा जी, वो मौजूद हैं। बाबूलाल शर्मा जी, बहुत स्वागत आपका। इसके अलावा मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं आवेश तिवारी जी, वो भी मौजूद हैं। आवेश तिवारी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वहीं डॉक्टर विमल चोपड़ा, जो कि नेता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। विमल चोपड़ा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वंदना राजपूत जी, प्रवक्ता है कांग्रेस की। वंदना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मैं देखिए चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा बाबूलाल शर्मा जी आपसे कि जो आप अभी फिलहाल सुगबुगाहट देख रहे हैं, क्योंकि मुझे यह जानकारी मिली कि विष्णुदेव साय जी ने कहा कि हम कल कैबिनेट की बैठक बुलाएंगे, लेकिन यह भी हो रहा है कि कुछ फेरबदल भी है और बंद लिफाफे में कुछ मंत्रियों के नाम भी दिए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। कुछ ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो आप क्या देखेंगे? पिछली बार कहीं ना कहीं दुर्ग संभाग का जो एक प्रतिनिधित्व ज्यादा था, वहां पर उसका दबदबा दिख रहा था, उसकी वजह से क्या सरगुजा में नुकसान हुआ? और ये चीज बीजेपी समझ रही हो, इसलिए सभी संभागों को और सोशल इंजीनियरिंग को, यानी कि सभी वर्गों को समेट करके चलना एक चुनौती होगा और उसका ख्याल रखा जाएगा। देखिए, चेहरे और संभाग, ये दोनों चीजें देखी जाती है। प्रजाति समीकरण को भी देखा जाता है। सिर्फ संभाग से ही चुनने का नुकसान जो है वो कांग्रेस का आपको साफ साफ दिखाई दे दिया कि दुर्ग संभाग से बहुतायत मंत्री बना दिए गए, उसका नुकसान हुआ। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दुर्ग संभाग की स्थिति बिल्कुल विषम हो गई। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये देखिए, मंत्रिमंडल के विस्तार में मिश्रण होगा, नए और पुराने का। अनुभवी लोग भी होंगे और कुछ नए लोगों को मौका देंगे ताकि भावी पीढ़ी जो है वो अपनी तैयारी कर सके, कुछ समझ सके। और मोदी जी का जो दृष्टिकोण दिखाई दे रहा है ये अभी मुख्यमंत्री के चयन में, इसे साफ झलक रहा है कि कहीं ना कहीं मोदी जी है युवा वर्ग को महत्व दे करके आगे की पीढ़ी का जो है स्थान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। और उनको समझ में आ गया है कि आगे आने वाला समय जो है युवाओं का है और युवाओं को साधने का प्रयास जो है वो शुरू हो गया है। एक चीज। दूसरी चीज, कैबिनेट की बैठक आपने कही, तो कैबिनेट की बैठक में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 3 लोगों ने शपथ ले ली है, यही कैबिनेट है। 3 लोगों की कैबिनेट है, वो कैबिनेट में बैठ के कोई भी बात कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मंत्रिमंडल की इसमें बहुत अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। जो छोटी मोटी बातें होंगी वो तीनों बैठ करके भी कैबिनेट की बैठक ले सकते हैं। एक बात ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि बंद लिफाफा दिया गया है मंत्रिमंडल का, तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री से सलाह ली गई होगी या यहाँ के नेताओं से सलाह ली गई होगी। उसके बाद जो है जिनको उनको बनाना है उनका नाम होगा और चौंकाने वाले नाम भी आएंगे, आप देखिएगा। अब आप अभी आज की स्थिति देखते हैं तो 21 लोग हैं जो दावेदारी रख सकते हैं, जो लायक हैं इसके। मैं और ठीक है,
ठीक है, मैं सर आ रहा हूं आपके पास और जरा चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इन सब के बीच कुछ जानकारी अपने दर्शकों के सामने रखना जरूरी है। विष्णुदेव साय को जो कमान दी गई है उसके अपने आप में एक मैसेज है, उसके कुछ मायने हैं, और वो क्या मायने हैं वो हम ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने रख रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आदिवासियों की जो संख्या है 32% छत्तीसगढ़ में, 29 सीटें इसकी रिजर्व है बाकायदा, यानी कि आरक्षित सीटें 29। विष्णुदेव साय को वहीं से एक तरह से प्रतिनिधित्व दिया गया और एक चेहरा आदिवासी समाज से दिया गया है। विष्णुदेव साय के जरिए एसटी वोटरों को सीधे तौर पर साधा गया है। लोकसभा में एसटी के लिए 47 सीटें रिजर्व हैं और 2024 में 47 की 47 सीटों को साधने में इससे सीधे तौर पर मदद मिलेगी। अलग अलग राज्यों की बात बता रहे हैं। वहीं विष्णुदेव साय से 3 राज्यों में सीधे तौर पर मदद मिल सकती है। तो ये स्थिति है और इसकी वजह से ही उन्हें कमान दी गई है। और इस वक्त छत्तीसगढ़ में जो स्थितियां बन रही थी उसी को लेकर के कहीं ना कहीं ये फैसला लिया गया। और तीनों ही राज्यों में जब हम देखते हैं तो उन तीनों ही राज्यों में कहीं ना कहीं यह दिखाई देता है कि जातीय संतुलन को बैठाने की कोशिश की गई है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। हमारे साथ देखिए आवेश तिवारी जी भी मौजूद है। आवेश जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि जैसा कि बाबूलाल शर्मा जी ने बताया कि ठीक है, कैबिनेट की बैठक तो ले सकते हैं, वो डेफिनेटली ले सकते हैं, लेकिन जो जानकारियां मिल रही हैं कि जैसा जानकारी दे रहे थे विष्णुदेव साय जी की, ठीक है मैं कल या परसों अपनी कैबिनेट की बैठक करूंगा, शायद शनिवार को अब कैबिनेट की बैठक हो और उसमें मंत्रियों के नाम तय हो। कुछ जो आपके नजर में संभावित मंत्री हो सकते हैं, जो हमने कुछ जानकारी दी अपनी रिपोर्ट में, उसके इतर कुछ हो आपके नाम? देखिए, मुझे लगता है कि दरअसल जो कैबिनेट होगी वो उसके लिए मोदी जी छत्तीसगढ़ की राजनीति, छत्तीसगढ़ के नेताओं से भली भांति परिचित है। और निसंदेह 2000 आपको याद होगा कि 2013 में जब गठन हुआ था उस वक्त मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे। यह पहली बार हो रहा है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री काल में छत्तीसगढ़ में कैबिनेट का गठन हो रहा है। तो निसंदेह उनकी दृष्टि इस पर होगी और जिन लोगों को चुना जाएगा मंत्री पद के लिए, वो नाम जो परंपरागत नाम रहे हैं, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल का, उनसे इतर भी नाम हो सकते हैं। तमाम नए लोगों को मौका मिल सकता है। महिला मंत्रियों की संख्या मुझे लगता है कि 2 या 3 होगी। उसके अलावा जातियों का प्रतिनिधित्व, खास तौर से आदिवासियों और पिछड़ों का प्रतिनिधित्व ज्यादा देखने को मिलेगा। एक चीज। दूसरी चीज, जो आप लोग संभागवार चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है वो महत्वपूर्ण नहीं है। संभाग की अपेक्षा तमाम जातियां और उन जातियों के समीकरण लोकसभा चुनाव में कितने प्रभावी होंगे, उस पर निगाह ज्यादा होगी। और मुझे लगता है इसका फैसला लगभग किया जा चुका है। ये कहना कि बंद लिफाफे में है और तमाम चीजें, वो तो मीडिया के लिए ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री को पता है और उन नेताओं को भी पता है जिनको नहीं। लेकिन आवेश जी, हमने कुछ संभावित नाम अपनी रिपोर्ट में भी बताए और इस वक्त देखिए हमारी स्क्रीन पर भी चल रहे हैं और हमने उसको अलग अलग वर्गों में भी बांटा है। सामान्य वर्ग, ओबीसी वर्ग, SC ST वर्ग और महिला वर्ग को भी अलग अलग लिया हमने। और संभावित चेहरे तो बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत, अमर अग्रवाल, धर्मजीत सिंह, अगर मैं ये 4 नाम लूं आपसे तो आपको क्या लगता है कि कौन इन्हें कौन आउट? जी, मुझे लगता है इस बार इस बात की संभावना बेहद कम है कि रामविचार नेताम जी को मंत्री पद दिया जाएगा। रेणुका सिंह का मंत्री बनना लगभग तय है। ये भी संभव है कि अजय चंद्राकर जी को मंत्री बनाया जाए और अमर अग्रवाल, बृजमोहन अग्रवाल में से किसी एक को मंत्री बनाया जाएगा। इस बात की संभावना है। धर्मलाल कौशिक जी का नाम इस बार कट सकता है, इस बात की भी सुगबुगाहट है। सुगबुगाहट है, ठीक है। लेकिन ठीक है, मैं आता हूं सर आपके पास। डॉक्टर विमल चोपड़ा, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं क्योंकि देखिए आज ही हम देख रहे हैं कि विष्णुदेव साय जी जो है वो एक्शन में भी है, पदभार ग्रहण कर लिया, बैठक भी कर रहे हैं, लेकिन अभी कैबिनेट को लेकर के कुछ पशुपेशक, जाहिर सी बात है अब सबसे ज्यादा नजर उसी पर रहेगी कि आखिर चेहरे कौन होते हैं और मंत्रालय में कौन कौन क्या प्रभार संभालता है। तो कुछ इसकी सुगबुगाहट जो है उसके पत्ते आप खोलेंगे क्या? क्योंकि कहा जा रहा है कि नाम तो दे दिए गए, एक तरह से तय भी हो चुके हैं, या फिर यही बता सकते हैं क्या कि नए चेहरों को वरीयता दी जाएगी जैसा कि इस वक्त हम CM और डिप्टी CM में देख रहे हैं? ये सब कयास है और चर्चाएं चल रही है कि किनको मंत्री बनाया जाएगा। ना तो ये मेरे को पता है, ना अभी कोई इसकी चर्चा है। लेकिन
भारतीय जनता पार्टी जब भी काम करती है तो वो क्षेत्रीय संतुलन और साथ साथ जो है जातीय संतुलन का जो है वो ध्यान रखती है कि सारे प्रकार के संतुलन जो हैं उसमें बनाए जाएं। देखिए, आप देख चुके हैं कि मुख्यमंत्री हमारा एक आदिवासी समुदाय से है और सिर्फ आदिवासी समुदाय से नहीं है, एक अनुभवी व्यक्ति भी हैं हमारे साई जी, जो विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं और प्रदेश के हमारे अध्यक्ष भी रहे हैं। साथ में अरुण साव जी उप मुख्यमंत्री हैं, विजय शर्मा भी उप मुख्यमंत्री हैं और ये दोनों हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और दबंग नेता और प्रशासनिक क्षमता वाले नेता हैं। तो सभी प्रकार के संतुलन का ध्यान जो है वो भारतीय जनता पार्टी रखेगी और उसके बाद मंत्रिमंडल का गठन होगा। इसमें किसी प्रकार से कोई कयास नहीं लगा सकता कि नए होंगे कि पुराने होंगे। ये मुख्यमंत्री जी के जो है उनका फैसला रहेगा कि उनको किनको अपने अपने मंत्रिमंडल में रखना है। लेकिन ये तय है, मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल का गठन करने से पहले हमारे हाईकमान से भी चर्चा करेंगे, ठीक है, और प्रदेश के जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के उनसे भी चर्चा करेंगे और फिर मंत्रिमंडल नहीं विमल जी, लेकिन एक चीज और बता दीजिए कि अगर हम पूरे छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल के अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो 13 मंत्री बन सकते हैं, 3 तो इस वक्त हैं, तो क्या 10 के 10 मंत्री एक साथ बना दिए जाएंगे, चुन लिए जाएंगे या फिर 1-2 सीट रिजर्व रखी जाएगी? देखिए, ऐसा है, मैंने पहले ही बताया मुख्यमंत्री जी का अधिकार है, वो कितने को मंत्री बनाते हैं और कब बनाते हैं। इसलिए ना तो ये मेरी जानकारी में है ना अभी किसी की जानकारी में है कि कितने मंत्री बनाए जाएंगे। ठीक है, आकलन तो है, तो बाबूलाल शर्मा जी, आवेश तिवारी जी, इन लोगों से मैं इसका जवाब ले लूंगा। आकलन की बात है तो जाहिर सी बात है उनका एनालिसिस और बेहतर होगा। आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा जानकारी नहीं, उनका विशेषाधिकार है। लेकिन मैं वंदना जी पहले आपके पास आना चाह रहा हूं कि अब तो देखिए सरकार बन गई है, अब प्राथमिकता भी नजर आ रही है, अब तो कैबिनेट का भी गठन हो जाएगा जल्द से जल्द। लेकिन हम जो चर्चा कर रहे हैं उसमें देखिए एक चीज जरूर देखने को मिली कि पिछली बार जो कैबिनेट थी उसमें कहीं इंबैलेंसिंग क्षेत्रीय स्तर पर दिखाई दे रहा था और शायद उसका खामियाजा मिला, कम से कम सरगुजा में तो हम ये देख रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस बार एक सलाह के तौर पर ही, एक अनुभव के तौर पर ही आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? वो क्षेत्रीय संतुलन भी इंपॉर्टेंट है क्या जातीय संतुलन के साथ साथ? बिल्कुल, क्षेत्रीय संतुलन इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्षेत्रीय संतुलन में जो जनता हमारे ऊपर विश्वास करती है और जनता को इस आशा रहती है कि हाँ ये हमारे क्षेत्र के जो है वो भी, उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है, लोगों का विश्वास बंधा हुआ रहता है। और मैं तो ये भी चाहूंगी कि जो महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात चल रही है, तो यहाँ पर जो मंत्री के पद में जब आएंगे तो सिर्फ आज तक देखा जाता है कि महिला एवं बाल विकास विभाग जो रहता है वो सिर्फ महिलाओं को दे दिया जाता है, बाकी और जो विभाग होता है उस पर महिलाओं को नहीं बैठाया जाता। तो मैं ये यहाँ पर विश्वास करूंगी कि जो 33% आरक्षण जो आ रहे हैं, मैं वंदना जी रोक रहा हूं जरा, आपका वीडियो चला गया, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि आप ये कह रहे हैं कि क्षेत्रीय संतुलन बनाना चाहिए, लेकिन काश इससे पहले वाले कैबिनेट में, आपकी सरकार के कैबिनेट में वो क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखा जाता तो शायद कुछ अलग तस्वीर भी होती। लेकिन बाबूलाल शर्मा जी, जो चेहरे हम अपनी तरफ से सामने रख रहे हैं, और देखिए जाहिर सी बात है क्षेत्र भी इंपॉर्टेंट है और चेहरा भी इंपॉर्टेंट है, उसकी जातीय संतुलन को बैठा रखना भी इंपॉर्टेंट है। आप किस तरीके से देख रहे हैं जिनका जिक्र आवेश जी ने किया? क्या आपके भी संभावित नाम वही है जो हम चला रहे हैं, जो हम दिखा रहे हैं, या कुछ अलग चेहरे आपके नजर में? मैं धर्मजीत सिंह, मोतीलाल साहू और भैयालाल रजवाड़े, 3 नाम मेरे पास ज्यादा हैं जो मंत्री रह चुके हैं। भैयालाल रजवाड़े, मोतीलाल साहू ने काफी मेहनत की है और 2-3 बार कोशिशें की हैं। वो भूपेश बघेल के खिलाफ लड़े भी हैं, पार्टी के अनुसार चले हैं। धर्मजीत सिंह एक चेहरा है जो पहले उपाध्यक्ष रहे हुए विधानसभा के, तो इस कारण से जो है मैं जो समझ पाया। लेकिन बाबूलाल शर्मा सर, अब तो सीधे सरगुजा से मुख्यमंत्री ही हैं, तो क्या सरगुजा में कुछ और संतुलन बिठाया जा सकता है? कितने नाम हो सकते हैं सरगुजा से, क्योंकि पिछली बार तो प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया सही से। देखिए, सरगुजा से 4 नाम जो है वो मंत्री के योग्य थे, जिसमें एक मुख्यमंत्री बन गए, और 3 जो है सरगुजा से और हैं जो मंत्री बनने योग्य हैं, और 3 बस्तर से हैं। एसटी वर्ग के जो है ये 7 लोग हैं। इनमें से 4 से 5 जो है कुल जो है एसटी वर्ग के मंत्री बनाए जाएंगे, मुझे ऐसा अंदाज है। एक सीएम बन चुके हैं
और 4 लोगों को और बनाया जा सकता है। ओबीसी वर्ग से 3 लोगों को बनाया जा, 1 बन चुके हैं, 2 को और बनाना है। सामान्य वर्ग से 3, इनके पास वजन सामान्य वर्ग का ज्यादा है, उसमें से 1 विजय शर्मा बन चुके हैं, 2 को और बनाना है, जिसमें अमर अग्रवाल, राजेश ब्रिजमोहन, रमन सिंह को तो अध्यक्ष बनाएंगे। तो 3 में से मात्र जो है 2 लोगों को ही लिया जा सके, 1 को छोड़ना पड़ेगा। ये बड़े नाम है, तो कुछ एक देखना होगा कि इसमें कुछ एक जो सीटें हैं वो रिजर्व भी रखी जाएंगी क्या, 1-2 जो पद हैं वो छोड़े भी जाएंगे, ऐसा किया जाएगा? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है क्राइसिस की सिचुएशन में। 2 सीट मुझे अंदाज ऐसा लगता है, हाँ, ठीक है कि क्राइसिस 2024 तक के 2 सीट खाली रखी जाएगी ताकि लोगों को लगे। ठीक है सर, तो अब देखना होगा, तब तक तो कयास कम से कम लगाई जा रहे हैं और संतुलन की बात की जा रही है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के इतना तो तय है कि जातीय संतुलन जो अभी तक कैबिनेट में जो अलग अलग राज्यों में